हरियाणा और पंजाब में एक बार फिर हुई चाय पर चर्चा। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल। 1 घंटे की बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही दोनों राज्यों में कैसे विकास को बढ़ावा मिले, इस पर चर्चा की गई। इसके साथ ही किसानों और कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए और दोनों राज्यों में कैसे टैक्स में समरूपता लाई जा सके, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बैठक करीब 1 घंटे चली। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने बताया कि बैठक कई मुद्दों को लेकर अहम थी और आने वाले दिनों में इन बैठकों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। दोनों प्रदेश लगातार आपस में बात करते रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, चाहे दोनों प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए ये मुलाकात हुई थी। अनेकों उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें चर्चा की है। अनेकों विषय थे जिनको अभी मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं करते, परंतु ये मान के चलिए बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। और जो पहले माननीय प्रकाश सिंह बादल मिले थे, ये उसके बाद दूसरी कड़ी थी। जो पुराने विषय डिस्कस हुए थे उनको अंजाम तक ले जाने के लिए इस कड़ी में एक कदम और आगे बढ़े। मुख्य मुद्दे ये रहे कि हम दोनों मिलकर कैसे हरियाणा के प्रदेश को स्वच्छ बना सकते हैं और जो बाकी विषय हैं उन सब पर भी गंभीर चर्चा हो। जो बातें हैं वो हमारी सांझली हैं। जैसे किसानों का इशू है वो पंजाब में भी इसी प्रकार से जिस प्रकार से हरियाणा में है। तो ये जो मीटिंग हुई है अपने किसानों को लेकर और कुछ जो बातें हैं, कुछ समस्याएं हैं वो हमारी कॉमन है, तो इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग हुई है। और इन मीटिंगों से दोनों प्रदेशों को लाभ भी होता है। दोनों प्रदेश मिल करके कोई ऐसी नीति तैयार करते हैं जिससे जो है ना समस्या का समाधान भी हो और दोनों प्रदेश के लोगों को लाभ हो। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी सीएम मनोहर लाल से नाश्ते पर मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे के बाद दोनों प्रदेशों की इस तरह बैठकें होना काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा सांसद राजकुमार सैनी का सनसनीखेज खुलासा। कहा, मेरी जान को है खतरा। कुछ लोगों ने जान से मारने के लिए दी है 7 करोड़ की सुपारी। जाट आरक्षण की खिलाफत कर रहे बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने ईटीवी के बिग बुलेटिन में सनसनीखेज खुलासा किया है कि उनकी जान को खतरा है। सैनी ने आरोप लगाया है कि जाट आरक्षण चाहने वाले कुछ लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। सैनी ने कहा कि उन्हें मारने के लिए 7 करोड़ की सुपारी भी दी गई है। देखिए, मुझे एक नजफगढ़ में प्रोग्राम करना था। उस प्रोग्राम में मुझे वहाँ के लोग जो ऑर्गेनाइजर थे, जो प्रोग्राम फ्रेम कर रहे थे, उन्होंने आकर के बताया जी वहाँ पे कोई मीटिंग हुई है जिसमें कोई सांसद भी पता नहीं नया है पुराना है, कोई इन्वॉल्व है, और उसकी रहनुमाई में कोई मीटिंग हुई है जिसमें मित्राऊ और जचाऊ गैंग का जो बहुत आधे से ज्यादा दोनों गांव के लोग तिहाड़ जेल में पड़े हैं, उन लोगों को 7 करोड़ रुपए कलेक्शन करके सुपारी दी गई है कि कहीं भी हो तुम्हारे परिवारों की जिम्मेवारी हम उठाएंगे और आप इसका कहीं भी निबेड़ा करें। राजकुमार सैनी के लिए आज प्रजातंत्र का जो ढांचा है, इनके लिए ना तो कोर्ट में। गौरतलब है कि ईटीवी के खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन के दौरान राजकुमार सैनी ने ये खुलासा किया था कि अब उन्हें उनकी जान का डर सताने लगा है। भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के सुपारी वाले बयान पर सियासत में हलचल। अशोक तंवर ने सैनी के जरिए भाजपा को बताया कंफ्यूज पार्टी, तो वहीं पूर्व डिप्टी स्पीकर ओपी चंद गहलोत ने दी सुरक्षा घेरे में रहने की नसीहत। नहीं, पूरी कंफ्यूज सरकार है, कंफ्यूज नेतृत्व है, भानुमति का कुनबा है, कहीं कहीं से अलग अलग कोई विचारधारा और कोई सिद्धांतों के आधार पर तो ये लोग है ही नहीं। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी सबकी सोच है जो व्यक्त करने का काम करते हैं। ये पार्टी की सोच क्या है वो उनको उजागर करनी चाहिए और उसी के ऊपर ध्यान देना। तो ये कहूँगा कि इससे बेतुका बयान कोई हो नहीं सकता। आज देश में और प्रदेश में सब जगह इनकी सरकार है। अगर उसके बाद भी उनको खतरा है तो Z+ से भी ऊपर कोई सिक्योरिटी है वो उसको दे देनी चाहिए। जाट का भी मरवाता नहीं। जाट को जब कोई बात होती है तो जाट को खुद मरने मारने के लिए तैयार होता है। तो खराब बात ये है कि पूरे के पूरे समुदायों को आरोपित करना किसी बयान के लिए या पूरे के पूरे समुदाय के ऊपर बयान दिया जाना, ये अपने आप में रिवायत बहुत खराब है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो वातावरण निर्मित करने की कोशिश की जा रही है ना हरियाणा के अंदर, मुझे आरक्षण और दूसरे मसले, उसमें एक ध्रुवीकरण लोगों का जात के आधार पे
बहुत ही खतरनाक खेल है, मतलब जिसके बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे, मतलब और आज तक भी बुरे ही निकले। गौरतलब है कि ईटीवी के बिग बुलेटिन में राजकुमार सैनी ने खुलासा किया था कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि किसी ने उन्हें मारने के लिए 7 करोड़ की सुपारी दी हुई है। पंचायत राज मंत्री ओपी धनखड़ का बयान, कहा शैक्षणिक योग्यता संशोधन के ऊपर सरकार अपने स्टैंड पर कायम, अब आगे बढ़े हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। झज्जर में पंचायती राज मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि वो शैक्षणिक योग्यता पर संशोधन को लेकर अपने स्टैंड पर कायम हैं और आगे बढ़े हैं तो किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए इस कानून को लागू किया गया है और विपक्ष सरकार के इस फैसले से बौखलाया हुआ है। बिल्कुल सरकार ने सुविचारित मत के साथ एक निर्णय लिया है, एक कानून पास किया है विधानसभा में। ये शिक्षित सरपंच होना, शिक्षित पंचायत होना, ये निहायत आवश्यक है। इस बात को सोचते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़े। वो आरोप करते हैं कि पंचायत चुनाव हम डिले कर रहे हैं, अब हम नहीं डिले नहीं कर रहे। हमने प्रोसेस शुरू कर दिया था, अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से रुक रहा है। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी दमदारी के साथ अपने विषय की तैयारी। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा विधायकों व सांसदों के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने के बयान पर कहा कि प्रदेश की विधानसभा के पास विधायकों की शैक्षणिक योग्यता लागू करने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार लोकसभा को है। और ये जो लॉजिक आता है कि भाई एमएलए और एमपी, पहले तो ये बताएं प्रतिपक्ष के लोग, एमएलए एमपी को शिक्षित करने का क्या हरियाणा राज्य की विधानसभा को अधिकार है उनकी क्वालिफिकेशन शिक्षित करने का? हमसे वो बात पूछ रहे हैं जो हम कर नहीं सकते, जो हम कर सकते हैं वो हमने किया है। ये लोकसभा को अधिकार है और नॉट इवन लोकसभा, पार्लियामेंट को अधिकार है, इसमें राज्यसभा भी आएगी। अगर कांग्रेस के लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो वो राज्यसभा से शुरू करें, उनका बहुमत है वहाँ। गौरतलब है कि फिलहाल सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है और इस फैसले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। ओपी धनखड़ ने कहा कि 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से कैप्टन अभिमन्यु और सुखबीर सिंह बादल ने की मुलाकात। दोनों राज्यों में टैक्स की समानता के मुद्दे पर हुई बात, उपभोक्ताओं को होगा फायदा। हरियाणा सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के सहकारिता को बढ़ावा देने के वायदे के मुताबिक सहकारी संघ की भावना का अनुसरण करते हुए पंजाब और हरियाणा में उपभोक्ताओं के फायदे के लिए देश के उत्तरी राज्यों में कर ढांचे की समानता पर जोर दिया है। इसी के चलते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात की। इस दौरान चंडीगढ़ के गृह सचिव अनुराग अग्रवाल भी मौजूद रहे। कैप्टन ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा अन्य वस्तुओं की कीमतें भी एक समान करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इससे आम उपभोक्ता को काफी राहत मिलेगी और इस पर राज्यों की सैद्धांतिक मंजूरी है, लेकिन चर्चा भी जारी है। उत्तर भारत के राज्यों में आपस में एक सहमति बनी थी कि भविष्य में जीएसटी आ रहा है, पूरे देश में समान कर की दरें लागू हो जाएंगी। राज्यों को भी अपनी तैयारियां करनी है और राज्य में करदाता और डीलर्स को भी उस दिशा में बहुत काम आगे करना है। जहां जहां पर भी कर की दरों में विसंगतियां हैं उसको एक दर पर लाया जाए। कहीं आवश्यकता पड़ती है तो घटाया जाए, कहीं आवश्यकता पड़ती है तो एक दर पर लाने के लिए बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कर समानता के मुद्दे पर ही उनके निवास पर बैठक की थी। हरियाणा सरकार मनाएगी हरियाणा की गोल्डन जुबली, भव्य होगा 50 साल का जश्न, 1 साल तक चलेंगे कार्यक्रम। हरियाणा प्रदेश के 50 साल पूरे होने का सरकार भव्य जश्न मनाएगी और इसके लिए 1 साल तक सरकारी कार्यक्रम भी चलेंगे। बुधवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, सरकार जल्द ही हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के नाम से बड़ा प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर सकती है।
गौरतलब है कि हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और 1 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार 50 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी। अंबाला का मनरेगा घोटाला मामला, हरियाणा लोकायुक्त के रजिस्ट्रार के सामने हुई सुनवाई, नोटिस जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुए अधिकारी। अंबाला के मनरेगा घोटाले मामले में वीरवार को लोकायुक्त के रजिस्ट्रार के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान मामले से जुड़े 4 IAS और 1 HCS अधिकारी नोटिस जारी होने के बावजूद पेश नहीं हुए, बल्कि उनके वकील रजिस्ट्रार के सामने पेश हुए और उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इस पर लोकायुक्त के रजिस्ट्रार ने कड़ा ऐतराज जताया और पांचों को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुए 14 अक्टूबर के लिए सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी। जो 4 IAS और HCS जो विजिलेंस जांच के अंदर दोषी पाए गए, इन लोगों को आज नोटिस हुआ था और इनको अपना रिप्लाई देना था, लेकिन आज इन्होंने अपना रिप्लाई नहीं दिया। इस पर जो है रजिस्ट्रार महोदय ने काफ़ी रोष प्रकट किया और वकील को फटकार भी लगाई कि भाई आज ये तुमने क्यों नहीं जवाब दिया, उनको हमें जवाब चाहिए। और उनको अंतिम अवसर दिया गया है कि 14 अक्टूबर से पहले अपना रिप्लाई दें, नहीं तो इनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई। उधर इस मामले पर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि इस मामले में वन विभाग के 9 अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस जवाब से रजिस्ट्रार संतुष्ट नहीं हुए और अंबाला विजिलेंस के SP हामिद अख्तर को अगली पेशी के दौरान खुद पेश होने के आदेश दिए। गौरतलब है कि अंबाला में मनरेगा में करीब 25 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इस मामले में कई अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं। फिलहाल RTI कार्यकर्ता PP कपूर की याचिका पर मामला लोकायुक्त की कोर्ट में चल रहा है। पंजाब में सफेद मक्खी के कारण कपास की फसल को हुए नुकसान पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार को कहा मुआवजे पर किया जाए गंभीरता से विचार, हजारों किसानों को मिलेगी राहत। हरियाणा और पंजाब में कपास की फसल पर पाकिस्तान की तरफ से आई सफेद मक्खियों के कहर के बाद हुए नुकसान पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। कोर्ट के इस फैसले का लाभ हजारों किसानों को मिलने की उम्मीद जाग गई है। दरअसल हरियाणा और पंजाब में इस बार कपास की फसल पर सफेद मक्खियों ने हमला बोल दिया था, जिसके चलते 30% से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी थी। खासकर पाक सीमा से सटे इलाकों में तो 50 से 60% फसल नष्ट हो गई थी। सरकार ने बर्बाद हुए कपास की फसल का आंकलन तो किया था, लेकिन किसानों को मुआवजे का ऐलान नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट के वकील SC अरोड़ा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर किसानों को मुआवजा देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि बेशक 1/3 से कम फसल बर्बाद हुई है, फिर भी किसानों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से आई सफेद मक्खियों के बाद पंजाब में कपास की फसल को खासा नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने कपास की फसल को हुए नुकसान पर किसानों को अभी तक मुआवजे की घोषणा नहीं की थी, जिसके बाद एक याचिका एडवोकेट SC अरोड़ा की मार्फत हाई कोर्ट में आई थी, जिसके बाद कोर्ट ने किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए सरकार से कहा है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और किसानों को बनता मुआवजा जल्द दिया जाए। गोहाना में जाट आरक्षण के समर्थन में उतरी गठवाला खाप, जाट आरक्षण के मुद्दे पर हुई चर्चा, कहा जाट आरक्षण के फैसलों पर समर्थन में रहेगी खाप। गोहाना में अब गठवाला खाप भी जाटों के समर्थन में उतर आई है और इसी समर्थन को लेकर गोहाना में गठवाला खाप की पंचायत हुई, जिसमें कई मुद्दों पर मंथन किया गया। गठवाला खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मलिक और गठवाला खाप के राष्ट्रीय महासचिव अशोक मदीना ने कहा कि वो भी अब जाटों के समर्थन में और वो 27 तारीख को जींद में जाट आरक्षण को लेकर होने वाली जाटों की महापंचायत में होने वाले फैसलों का समर्थन करेंगे। इसमें एक तो 27 तारीख को जींद धर्मशाला के अंदर, जाट धर्मशाला के अंदर मीटिंग होगी। उसमें जाट आरक्षण के बारे में जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के पक्ष में गठवाला खाप उसके पक्ष में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे व्यक्ति वहां जाएंगे और जो भी निर्णय होगा उसका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जाट नेता हवा सिंह सांगवान के बयान पर कहा कि हवा सिंह सांगवान का बयान गलत तरीके से पेश किया गया है। आज की जो बैठक हमारे गठवाला खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह मलिक की अध्यक्षता में यहाँ छेचाड़ा में हुई है, ये 27 तारीख को जो
जींद में होने वाली जाट पंचायत के बारे में विचार विमर्श हुआ और वहाँ ये हुआ भाई गठवाड़ा खाप जो फैसला भाईचारा लेगा उसके साथ है। और दूसरी बात रही जो हवा सिंह सांगवान जी ने बयान दिया था कि भाई ये पाकिस्तानी है, उन्होंने इस तरह नहीं किया, मीडिया ने थोड़ा बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान मूल के। उन्होंने सीएम मनोहर लाल के बयान पर कहा कि अगर जाटों को जबरदस्ती आरक्षण लेना होता तो सीएम और पीएम जाटों के होते। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी। स्वास्थ्य विभाग ने की डेंगू के मरीजों की पुष्टि। अब तक 1000 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में। प्रदेश में लगातार डेंगू का डंक अपना प्रकोप फैला रहा है, जिससे अब तक 1007 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने खुद डेंगू के आंकड़ों की पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले गुड़गांव से सामने आए हैं। गुड़गांव में 228 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि कैथल में 88, कुरुक्षेत्र में 63, करनाल में 53, सिरसा में 39, रोहतक में 42, पानीपत में 32, पंचकुला में 33 तो वही अंबाला में 25 डेंगू के मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वो डेंगू से निपटने के लिए तैयार हैं और डेंगू से निपटने के लिए सभी जिलों में फॉगिंग को लेकर हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इस दौरान विभाग ने डेंगू से बचाव के लिए उपाय भी बताए। टोटल केस 1007 हो चुके हैं। इसके लिए ये ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए हमने हर शहर में फॉगिंग करवा रखी है। टेस्टिंग की फैसिलिटी हर डिस्ट्रिक्ट में दी हुई है और आईसी एक्टिविटी की आपके माध्यम से हम लोगों को जागृत कर रहे हैं भी अपने कुल्लों का पानी जहाँ इकट्ठा है वो ना होने दें। कुल्लों में पानी हफ्ते में से निकालें ताकि मच्छर वहाँ पनपे ना, कि मच्छर जो डेंगू का है ये फ्रेश वाटर में होता है। गौरतलब है कि प्रदेश के मंत्री भी इन दिनों डेंगू के प्रकोप को लेकर लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और डेंगू के बचाव को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। डेंगू के डंक ने लील ली एक जान। यमुनानगर जिले में एक शख्स की मौत, इलाज के बाद तोड़ा दम। हरियाणा के अलग अलग जिलों में डेंगू ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। यमुनानगर जिले में डेंगू से आज एक युवक की मौत हो गई। पुलिस लाइन में रहने वाले परमिंदर को डेंगू होने के बाद उसे पंचकुला के एक निजी पैलेस में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, जिला जेल में गो तस्करी के मामले में बंद शादीपुर निवासी रमजान को भी डेंगू होने पर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था। वहां पर उसकी हालत में सुधार होने पर पीजीआई ने उसे यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया। फिलहाल रमजान को यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में रखा गया है। यमुनानगर जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की संख्या के कारण जहां स्थानीय लोगों में दहशत फैल रही है, वहीं प्रशासन इससे निपटने के पुख्ता प्रबंध करने का दावा कर रहा है। एक यहाँ यमुनानगर का एक डेंगू का मरीज भी कल डेथ हो गई। टोटल 36 से हमारे यहाँ पर सस्पेक्टेड पेशेंट है, जिसमें 7 जो पेशेंट हो कंफर्म है। आज मैंने स्वयं डॉक्टर्स की एक मीटिंग ली है, हॉस्पिटल में जाकर वार्ड्स का दौरा किया है, देखा है कि हमारी क्या तैयारियां हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं डेंगू से लड़ाई लड़ने। डीसी की माने तो यमुनानगर जिले में अभी तक डेंगू के 37 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 7 लोगों को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। वहीं बाकी मामले अभी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। बठिंडा में धरना स्थल पर किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी। फसल खराब होने से था परेशान, सुसाइड नोट में लिखा अपना दर्द। बठिंडा में देर रात एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल किसान कपास की फसल खराब होने को लेकर बठिंडा में पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस दौरान ना ही प्रशासन ने कोई खबर ली और ना ही सरकार ने। फसल खराब होने से निराश किसान कुलदीप सिंह ने देर रात जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए बठिंडा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से डॉक्टर ने उसे फरीदकोट रेफर कर दिया। लेकिन फरीदकोट पहुंचने तक उसकी मौत हो गई थी और डॉक्टर ने कुलदीप सिंह को मृतक घोषित कर दिया। मृतक किसान कुलदीप सिंह के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं सरकार से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं। मेरा परिवार काफी गरीब है, उसकी मदद की जाए। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि वो कुलदीप का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक दूसरे किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता। पलवल में एक लड़के की गला घोंटकर हत्या।
घर के छत पर ही दिया गया वारदात को अंजाम। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। पलवल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पलवल की कृष्ण कॉलोनी में 16 साल के लड़के नितिन बोस की घर के छत पर ही संदिग्ध हालत में मरा हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था और घर के सदस्य पड़ोस के घर में गए हुए थे। इसी दौरान किसी ने लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता ने 2 लोगों पर हत्या का शक जताया है। उनके मुताबिक सिर्फ 200 रुपए लेने के लिए ही उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। 200 रुपए का लेन देन था, बाकी हमारे लड़के पे नहीं थे इनके। बाकी वो उन्होंने आए किए थे 2-3 दिन पहले 21 तारीख को। वो चैलेंज भी दे गए थे, बोला गया तो 200 रुपए दे देना और नहीं तो जो मार देंगे, ये कर देंगे। आज रात को इतला मिली कि भाई नितिन पचौरी नाम का लड़का जो है अपने मकान की छत पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो इतला पकड़ के मैं और एसओ साहब के साथ मौका पर पहुँचा, जहाँ पर नितिन पचौरी नाम का लड़का वो अपने घर के आंगन में 4 पाई पर लेटा हुआ पाया, जिसको इलाज के लिए रायगढ़ हॉस्पिटल और ओसमोस हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पूरी जाँच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करा के पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी कार्रवाई। वहीं मृतक के पिता के बयान के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। फरीदाबाद में लघु सचिवालय की 3री मंजिल से कूदे शख्स की मौत। पत्नी के घर जाने से इनकार करने से था परेशान। फरीदाबाद में बुधवार शाम लघु सचिवालय से एक युवक ने 3री मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन एक दिन इलाज के बाद युवक की आज मौत हो गई। बताया जाता है कि इस युवक ने हाल ही में अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से लव मैरिज की थी। लड़की के परिजनों ने लड़के पर उसकी बेटी को भगाने का मामला दर्ज कराया था, जिसके संबंध में बुधवार को दोनों पक्षों को एसीपी ने सुलह के लिए लघु सचिवालय की 3री मंजिल पर बुलाया था। लेकिन वहां लड़की ने लड़के के साथ रहने से साफ साफ मना कर दिया, जिसे युवक सहन नहीं कर पाया और उसने 3री मंजिल से छलांग लगाई। पुलिस ने युवक की मौत के बाद उसके परिजनों की शिकायत पर लड़की समेत 5 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच की बात कह रही है। सोनीपत में रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने पिता पुत्र को कुचला, पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। सोनीपत में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां नेशनल हाईवे 1 पर तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने हाईवे पर खड़े पिता पुत्र को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस सहित फरार हो गया। लोगों ने इसकी सूचना मौके पर ही पुलिस को दे दी, जहां पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया तो पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक अजय नाम का लड़का है जो अपने पिताजी को बस में बैठाने के लिए यहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी गेट के पास खड़ी थी। तो इन्होंने बस को हाथ दिया किसी रोडवेज को, तो वो इनको सीधी टक्कर मार के चला गया। इनकी बाइक भी डैमेज हो गई और जो अजय का जो पिताजी है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। अजय को कुछ हल्की चोटें लगी, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। नेशनल हाईवे 1 है ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी गेट के सामने। बस का तो अभी कुछ नहीं पता, लड़के से बातचीत हुई तो कह रहा था कोई नंबर वगैरह नहीं। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल बेटे का इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तिगांव में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से फैली सनसनी, 2 युवकों पर चली गोलियां, दोनों अस्पताल में भर्ती। तिगांव गांव के करोली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही एक युवक ने अपने साथियों के साथ पटवारी युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे पटवारी के कंधे और एक के पैर में गोली लग गई। दोनों युवकों को लोगों ने घायल हालत में पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों के परिजनों का आरोप है कि हमलावर को पुलिस द्वारा गनमैन मिला हुआ था, जिस कारण हमलावर ने दोनों लोगों पर गोलियां दाग दी। एसीपी विष्णु दयाल ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर सुबह दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। इस दौरान ब्रजपाल नाम के युवक ने फायरिंग कर दी। पहले भी इनका कोई झगड़ा वगड़ा हो गया था, उसके वो हुआ आज सुबह इनका गली वली पे फिर झगड़ा हो गया होगा। तो एक ब्रजपाल है, उसने गोली चला दी, जिसको लगी है ये तो वैसे उनका फैसला करवाया। उसके भाई का कोई मर्डर हो गया था, तो उसके भाई का मर्डर हो गया था, इसलिए उसको सिक्योरिटी देकर थ्रेट मिला हुआ था।
पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस मामले में आरोपी ब्रजपाल को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है।